हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें अभी ये हमारी सेट चल रही है। प्लेटफॉर्म के जो 3200 वाले सेट है उससे हमारी ये सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डी के 22/9/18 के फर्स्ट सेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ में, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अभी हमारी 12 क्लास इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। आज ये हमारा 13वां क्लास होगा। तो जैसे कि हम हर दिन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आपसे भी हम कहेंगे कि हर दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर है 2990। क्या दिया हुआ है? 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है, क्योंकि बहुत से जो है स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं। अब देखिए, 100 वर्ष की अवधि में पूछ रहा है हमसे, 100 वर्ष की अवधि में पूछ रहा है। ठीक है, तो जितना भी अगर 100 वर्ष पूछे या 200 वर्ष पूछे, जो भी पूछे, उसमें से 4 से भाग लगाते हैं हम लोग। क्यों लगाते हैं? क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वो 4 साल में एक जो होता है वो लीप वर्ष होता है। तो हर 4 साल में क्या होता है? एक लीप वर्ष आता है। तो इसीलिए 4 से भाग लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। अब देखिए, 4 से भाग लगाने के बाद जो भी हमारा आया उसमें से -1 करते हैं हम लोग। -1 कर दिए तो ये क्या गया? 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे ये -1 हम लोग क्यों किए हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अब देखिए, अगर शुरू हम लोग करते हैं 1 2 3 4, अगर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, तो हर चौथा वर्ष जो है वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा, क्योंकि 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। तो पहले तो 3 वर्ष तक कोई लीप वर्ष नहीं था नहीं, तो हमेशा क्या हुआ? चौथे वर्ष में लीप वर्ष शुरुआत हुआ है। तो यानी कि एक जो है हमारा ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर पहले शुरू से तो लीप वर्ष था नहीं, चौथे बार में वो लीप वर्ष आया है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक माइनस करके चलते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह हमसे पूछ दे 200 वर्ष में, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो वैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं। क्या करते हैं? 200 में से 4 से डिवाइड करके और -1, ये क्या हो जाएगा? हमारा लीप वर्ष का संख्या निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 50 माइनस का 1 क्या आ जाएगा? 49। अब ऐसे ही आप 300 वर्ष पूछे, 400 वर्ष पूछे, जितना भी पूछे उसमें 4 से भाग ला के -1। ठीक है, अब -1 हम लोग क्यों किए ये समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 91। 91 में क्या दिया हुआ है कि एक धनराशि दिया हुआ है, उस पर 8% वार्षिक ब्याज से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये निकालना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। राशि क्या दिया हुआ है? 31,250 रुपये, यही दिया हुआ राशि हमारा है। ठीक है, इस पर जो है 8% वार्षिक दर से हमको ब्याज निकालना है। तो ये देखिए, 8% से हमको ब्याज निकालना है। आर दिया हुआ है 8%। अब जो है समय जो ऐसा दिया हुआ है जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को देखते के साथ समझ जाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कैलकुलेटिव होगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, दिया हुआ टाइम जो है 2.3/4 ये दिया हुआ है, यानी कि 2 वर्ष और 3/4 वर्ष जो है एक और ऐड है इसमें। तो इसको देखिए हम लोग, 2 वर्ष तो ये है ही, 2 वर्ष तो ये है, फिर क्या है? 3/4 वर्ष है। ठीक है, तो 2 वर्ष में जो है हमको 8% का ब्याज मिलेगा, 8% फिर 8% मिल रहा है। फिर अगला जो 3/4 वर्ष है, इसमें कितना ब्याज मिल रहा होगा हम लोग को? देखिए, इसमें जो ब्याज मिल रहा होगा 3/4 और ये क्या है? 8 से मल्टीप्लाई, इतना ही ब्याज हमको अगले जो ये है 3/4 वर्ष में मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से 2 बार में, यानी कि 6% जो है इसके अगले बार ब्याज मिलेगा। यानी कि 2 साल तो हमको 8% का मिला, लेकिन इसके अगले बार में हमको 6% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। मूलधन क्या है? 31,250, ये क्या है? मूलधन है। अब देखिए, ब्याज हमको पहले साल मिल रहा है 8%, तो यानी कि ये राशि जो है 8% से बढ़ जाएगी। फिर अगले साल भी 8% है, तो ये फिर 8% से बढ़ जाएगी। और फिर अगले साल क्या हो रहा है? हमको 6% मिल रहा है, तो अगली बार क्या होगी? 6% से बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो ये देखिए ये क्या आ गया, ये हमारा मिश्रधन आ जाएगा, मूलधन, और ये क्या हो गया, इसमें गुना किए तो ये मिश्रधन आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा राशि आएगा वो मिश्रधन आएगा, और उसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे मूलधन को तो हमारा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको लगाते हैं तो ये 6 2 और 5 625 बार में कट गया। ठीक है, अब 625 जो है 25 से 25 बार में कटेगा, और 25 से ये 4 बार में कटेगा, फिर 25 से ये 4 बार में कट गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 से ये कट रहा होगा 2 बार में, फिर ये 4 से 7 बार में। ठीक है, फिर 4 से ये कट रहा होगा 27 बार में, और 2 से इसको काटते हैं तो ये कट रहा होगा 2 पंजे का 10 और 2 तिया के 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 27 इंटू 27, फिर आ जाएगा 53। अब देखिए ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर ये जो भी आएगा ये मिश्रधन आएगा। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, मूलधन को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 92 में क्या कह रहा है, रघुवीर द्वारा 12 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 25 है। ठीक है, कोई एक लड़का है रघुवीर जो 12 टेस्टों में कितना ला रहा है, 25 के औसत से अंक ला रहा है, तो टोटल अंक ये हो जाएगा उसका 12 गुना 25। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि रुमेला का अब तक का औसत 23 है। रुमेला जो है 23 औसत ला रही है, और उसने केवल 8 टेस्ट में भाग लिया है। ठीक है, तो 8 टेस्ट में उसका जो है 23 का औसत रहा। फिर हमसे कह रहा है रुमेला को रघुवीर के औसत के बराबर जाने के लिए शेष जो टेस्ट है 4 टेस्ट बचा हुआ है उसमें कितना औसत अर्जित करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसको हम योग से निकाल लेते हैं। 12 टेस्टों में रघुवीर का 25 औसत है, तो योग क्या हो जाएगा 12 गुना 25। ठीक है, फिर रुमेला कितना है 23 जो औसत ला रही है वो 8 टेस्टों में ला रही है। ठीक है, 23 औसत कितना है 8 टेस्टों में है। फिर कह रहा है हमसे कि बाकी का जो 4 टेस्ट है इसमें अगर हम बाकी का 4 टेस्ट है इसमें कितना अंक लाना होगा, औसत अंक लाना होगा, तो औसत हम मान लेते हैं x लाना होगा। तो योग क्या हो जाएगा, ये 8 टेस्टों का योग और 4 टेस्टों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 12 टेस्टों का जो इसका रघुवीर का है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है कि उसको क्या लाना है, रघुवीर के बराबर लाना है। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा 300, और ये हो जाएगा 24 4 हाथ में 2 16 2 18 बराबर प्लस 4x। अब देखिए ये क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, इधर 184 क्या होगा माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 में से 8 गया तो 1, फिर 2 में से 1 गया तो 1, बराबर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 116 और बटे में 4, तो ये आ जाएगा 29। ये क्या हो गया, शेष जो 4 टेस्ट हैं उसमें उसका औसत आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है, एक जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 5.52 है, ठीक है, फिर माइनस का 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल क्यूब इंटू 0.12, फिर है डिवाइड में 0.4 का पावर 4, और फिर है माइनस का 3.14, यही दिया हुआ है। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन एक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे दिया हुआ है इसको तोड़ के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5.52 है, 5.52, फिर माइनस, अब देखिए 2.3 का स्क्वायर है, तो अगर 23 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 529, तो 2 अंक के पॉइंट हो जाएगा। 23 कितने बार हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 529, तो 2 अंक के बाद तो 5.29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस है, अब देखिए 0.8 का होल क्यूब है, तो 8 का होल क्यूब क्या होता है 8 का 8 64, 64 8 512। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 अंक के बाद पॉइंट, 3 बार गुना हुआ है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो ये 512 और 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है,
फिर देखिए गुना में 0.12 है, फिर क्या डिवाइड में 0.4, तो डिवाइड इस पे लग जाएगा डिवाइड। फिर देखिए 4 का पावर 4 ये है, तो 4 का पावर 4 होता है कितना है, तो ये होता है 256। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो 4 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 0.4 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 और 1 0 यहाँ लगा देंगे, तो पॉइंट का लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, माइनस का 3.14 है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है, बस पॉइंट हटाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 3 और 2 5 अंक के बाद, 5 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट अगर सभी के पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर तो 5 है, तो नीचे 5 0 होगा, और फिर 4 0 ऊपर होगा, तो 4 0 से 4 0 कट जाएगा, बच जाएगा 1 0 बच जाएगा हमारा नीचे में। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कट रहा होगा 4 से 3 बार में, और 4 से ये कट रहा होगा 6 चौक 24 और 4 चौक 16। ठीक है, अब देखते हैं 8 से ये कट जाएगा, 8 8 64, और 8 से ये कट रहा होगा 8 6 48, और फिर 8 चौका 32। ठीक है, फिर 8 से ये 8 बार में कट गया। अब देखिए 2 से 4 बार में, और 2 से ये 5 बार में, तो ये कितना आ गया 12/5। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 12/5। तो ये होता कितना है, तो ये होता है 2.4। ठीक है, इस 12/5 की जगह पे हम क्या लिख दिए 2.4 लिख दिए हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो प्लस वाले है उसको एक साथ लिख देते हैं, तो ये था 5.52, और ये 2.4 क्या है प्लस में है, तो प्लस 2.4, और फिर क्या माइनस 5.29, और फिर माइनस का 3.14 है, यही है। अब इसको सिंपल है, प्लस के वाले को प्लस से ऐड कर देते हैं, फिर उसमें माइनस घटा देंगे इसको। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 2 5 4 9 5 2 7 7.992 आ गया। ठीक है, फिर माइनस का इसको जोड़ देते हैं, तो 9 4 13 का 3, हाथ में 1 2 है 3 1 4, फिर 5 और 3 8, तो ये आ गया 8.43। अब देखिए 7.92 में से 8.43 घटाएंगे, तो ये आ रहा होगा माइनस का 0.51, ये आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगला कुछ है 94 में क्या कह रहा है, एक मोबाइल जो है 6% लाभ पे बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसे 6% हानि के बेचने की तुलना में 870 जो है अधिक मिलता है। चलिए पहले जो है 6% लाभ पे बेचा गया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अगर 6% हानि में बेचा जाता तो उसको जो है 870 कितना है 870 जो है अधिक मिलता। ठीक है, यानी कि 6% लाभ पे जो बेच रहा है तो उसको कुछ राशि मिल रहा होगा, लेकिन अगर उसको क्या करता है 6% हानि में बेचता है तो उसको जो है इसकी तुलना में 870 अधिक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है, 6 और 6 12% का अंतर है, तो यही अंतर क्या है हमारा अधिक मूल्य जो मिल रहा है उसी के कारण है, यानी 12% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 870। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, तो क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 870 और बटा 12 और गुना 100, ये क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये काटते हैं, तो ये कट रहा होगा 12 से तो कटेगा नहीं, तो फिर काटते हैं 6 से काटते हैं, तो 6 से 2 बार में, 6 से काटे एक बार में 2 गया, तो 6 चौक 24, फिर 3 गया तो 6 पंजे का 30। ठीक है, 6 से कट गया। अब देखिए 2 से ये कट रहा होगा 50 बार में, फिर आ जाएगा 145 और गुने में 50, ये क्या आ जाएगा 0 तो आ जाएगा, फिर पंजे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2, 5 और 2 7, तो क्या गया 7250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 में क्या कह रहा है, प्रेक्षण दिया हुआ है। ठीक है, कितने हैं 1 2 3 4 5 प्रेक्षणों का माध्य जो है 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्यम से पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है x + 3,
फिर है x प्लस 5, फिर है x प्लस का 8, फिर है x प्लस का 9, यही दिया हुआ है। चलिए इसका माध्य जो है वो 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्य क्या होता है, जितना भी आंकड़ा है उसका योग और बटे में संख्या। तो योग क्या हो जाएगा इसका, तो योग हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, सब में प्लस लगा देंगे। तो ये क्या होगा, योग और बटा संख्या। संख्या कितना है, तो 5 संख्या है। तो 1 2 3 4 5 संख्या है। इसका माध्य क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 5x हो जाएगा, 5x और प्लस का 5 और 3 8, 8 8 16, 16 9 कितना हो गया, 25। तो 25 और बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 पंजे का 45। अब देखिए 5x का वैल्यू क्या आ गया, 25 माइनस जाएगा तो बच जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए 5x का वैल्यू 20 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। हमसे पूछ रहा है अंतिम 3 जो है उनका माध्य पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो अंतिम 3 कौन है, तो ये कितना, इसका पहले योग निकाल लेते हैं, योग बटा संख्या, यही तो माध्य होता है। तो योग क्या हो जाएगा, 3x और प्लस का 5 और 8 13, 13 और 9 22, और बटे में संख्या कितनी है, 3 संख्या है, तो 3। इसका वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए x का वैल्यू हम क्या लाए हैं, 4 लाए हैं। तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 4 दिए 12, 12 और 22 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34 और बटे में 3। तो ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 96। 96 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। क्या है दिया हुआ है, 70 भाग में 5 है, फिर मल्टीप्लाई 10 माइनस का 8 और फिर भाग 2 है, फिर क्या है भाग 3 है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 10 में से 4 गया तो 6। अब देखिए फिर हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 70 में से 5 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फिर कितना था 6, फिर डिवाइड में 3 था, डिवाइड में क्या है 3 है। तब देखिए 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 14 गुना 2 क्या आ गया 28। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 97। 97 में क्या है, HCF निकालना है। किसका निकालना है, 54 है, फिर क्या है 66 है, और फिर क्या है 90 है। तो HCF हम लोग को पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो क्या हो सबसे बड़ी संख्या जो सभी को भाग लगा दे। तो अब देखते हैं हम कौन सी संख्या हो रही है। देखिए 2 क्या है सब में कॉमन है, ठीक है। फिर 3 देखते हैं, 3 से कट रहा है सब कोई, 3 से तो ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि 2 भी है और 3 भी है। 2 क्या सब में कॉमन है और 3 भी क्या सब में कॉमन है। तो HCF क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए 6 से भाग लगेगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में, फिर ये 11 बार में, फिर ये कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में। अब देखिए बाकी के जो ये आ गए इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं, यानी कि HCF क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 में क्या कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप और एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप बराबर है, एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है। फिर हमसे पूछ रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई r। किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, 4a। वर्ग का भुजा क्या ले लिए, a ले लिए, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, 4a हो जाएगा। वैसे ही क्या ले लिए, वृत्त की त्रिज्या r ले लिए, तो इसका परिधि क्या होगा, 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ से r और a का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू r, और बराबर में क्या है, 4a है, ठीक है। अब देखिए काट लेते हैं इसको। तो 2 से ये 2 बार में और 2 से 11 बार में, ठीक है। तो r/a, r रेशियो a लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है।
R/A क्या गया 7/11। अब देखिए हमसे बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, पहले क्या है वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल तो ये क्या होता है पाई r², और बटे में क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमको, तो वर्ग का क्षेत्रफल a², भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और r के जगह पे क्या रखना है हमको 7 रखना है, तो r² क्या हो जाएगा 7 × 7, ठीक है, और बटे में a², तो a का वैल्यू क्या है 11 रखते हैं हम, तो 11 का स्क्वायर तो 11 × 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया, 11 से ही 2 बार में कट गया, तो आ गया कितना रेशियो 7 दूना 14 और बटे में क्या गया 11, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या गया 14/11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 99 में क्या कह रहा है 13.69 का वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सभी का ऑप्शन में 37 है, 37 क्या है कॉमन है, यानी कि हमको देख के ही पता चल रहा है कि इसका वर्गमूल क्या आ रहा होगा 37 आ रहा होगा। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाना है ये बस हमको इस क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है 13.69 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तब जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या होता है 2 0 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए ऑप्शन के अनुसार हम देख सकते हैं कि 37 हो रहा है, उतना हम वर्गमूल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है क्या होगा 37 हो रहा होगा। और इसका देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, तो बटे में क्या हो जाएगा 10, तो पॉइंट कहाँ लगा एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3000, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, उस भूमि के 13/16 हिस्से का मूल्य ज्ञात करें जिसके 9/7 हिस्से का मूल्य पता है हमको, ठीक है। अब देख लेते हैं 9/7 हिस्से का मूल्य हमको पता है कितना है 10,116, ठीक है। और हमसे पूछ किस कर रहा है 13/16 हिस्से का मूल्य पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो 9/7 हिस्से का मूल्य इतना है, तो एक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10,116 और गुना 7/9, ये क्या होगा उलट जाएगा। फिर 13/16 का निकालना है तो मल्टीप्लाई में 13/16। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3001, इसमें क्या दिया हुआ है एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि चार्ट के अनुसार किस घंटे के दौरान सबसे अधिक डिपार्चर हुए हैं, सबसे अधिक प्रस्थान हुए हैं। तो देख लेते हैं सबसे अधिक देखिए डिपार्चर हमको दिख रहा है कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में क्या हुआ है सबसे अधिक डिपार्चर हुआ है। उसको देखिए काला वाला लाइन देखिए सबसे ज़्यादा किसमें है 6 से 7 के बीच में 4 तक गया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 से 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3002। आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है एक थैला है जिसमें ए लाल बी पीला और सी हरे टोकन है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, सब अलग अलग दिया हुआ है टोकन है। फिर दिया हुआ है A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है। फिर हमसे पूछ क्या रहा है A/B/C, तीनों का अनुपात हमको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है A/B, ये कितना दिया हुआ है 13/10 दिया हुआ है, ठीक है। फिर B/C, ये कितना दिया हुआ है 6/13 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या निकालना है तीनों का हमको रेशियो निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा है, तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा A/B/C, ये हमको निकालना है। अब देखिए B देखिए इसमें है, B यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहा होगा बराबर हो रहा होगा, ये भी B है ये भी B है, तो इधर भी क्या होगा बराबर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों को क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब देखिए बराबर करने के लिए ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा बराबर हो जाएगा 10 तिया 30 और 6 पंजे का 30, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए A का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 है, तो 13 तिया का 39। फिर अनुपात B क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और फिर C क्या हो जाएगा 13 है और 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 13 पंजे का 65। तो फाइनल क्या आ गया अनुपात A/B/C
ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम जो है 18 दिनों में एक किताब लिख रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 12 दिनों में पूरा किताब लिखने के लिए उसको जो है कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा, ये हमको निकालना है। चलिए अब देखिए 8 घंटा वो काम करता है तो 18 दिन में पूरा किताब लिख रहा है। फिर हमसे कह रहा है कि 12 दिन में किताब लिखने के लिए कितना घंटे काम करना होगा ये। ठीक है, सिंपल सा हमको पता चल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, x का वैल्यू क्या आ गया 12 घंटे। यानी कि 12 दिन में कंप्लीट करने के लिए उसको 12 घंटे हर दिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर में क्या है दिया हुआ है, एक श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और ऐसे कितना तक चला गया 2007 पदों तक चला गया है। ठीक है, 2007 पद है। ठीक है, चलिए फिर हमसे कह रहा है कहाँ गया, इसका जो है योग निकालना है हमको। ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है, इसका योग निकालना है हमको। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ से दिख रहा है कि 4 पद जो है क्या है रिपीट होते चले गए हैं। ये 4 पद फिर यहीं पे है, फिर यहीं पे है, सब रिपीट होते चले गए हैं। तो पहले 4 पद का योग कितना आ रहा होगा, 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10। इसका भी योग क्या आ रहा होगा 10 आ रहा होगा, इसका भी योग क्या आ रहा होगा 10 आ रहा होगा। ठीक है, तो 4 पद रिपीट होते चले गए हैं। ठीक है, टोटल पद कितने हैं 2007 पद हैं, और 4 पद रिपीट हुए हैं, तो यानी कि हर 4 के बाद क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो टोटल निकल जाएगा कि 4 जो है ये पद कितने बार रिपीट हुए हैं वो निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 पंजे का 20 और 0, फिर 4 एकम 4, तो 501 हो गया। और शेष कितना बच गया 3 क्या हो गया शेष आ गया। तो 3 फिर पद कौन होंगे, 3 हमारे पद हो जाएंगे ये यहाँ तक क्या हो जाएंगे, फिर शेष जो है ये पद हो गया। तो इस पद का योग कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। ठीक है, अब देखिए 501 पद जो क्या है ये है 4 वाले हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 501 जो हैं वो क्या है 4 वाले हैं, और इसका योग कितना है 10 है। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर 3 जो शेष बच गए हैं उनका योग क्या है, उनका योग 6 है, तो इसमें 6 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5010 और प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 5016। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर में क्या दिया हुआ है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत जो है 4 और 6 दिनों में कर रहे हैं। राकेश और रंजीत 4 दिनों में कर रहे हैं, राकेश और ये क्या रंजीत है, ये कितने घंटे में कर रहे हैं 4 और 6 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है एक कार्य को पूरा कर रहे हैं, फिर रंजीत ने अकेले काम शुरू किया है और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, रंजीत जो है अकेले काम शुरू कर रहा है और 2 दिनों तक काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर 2 दिन के बाद क्या हुआ राकेश भी शामिल हो गया। तो फिर कह रहा है हमसे शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 12, 4 से 3 बार में और 6 से 2 बार में। ये क्या होगी इसकी क्षमता हो रही होगी। ठीक है, अगर दोनों मिल के करेगा तो कितना 5 यूनिट काम करेगा, टोटल यूनिट कितना है 12 यूनिट टोटल काम है हमारा। ठीक है, अब कह रहा है सबसे पहले कौन आया है, सबसे पहले आया है रंजीत ने शुरू किया है। रंजीत ने क्या किया अकेले शुरू किया, रंजीत है ये कितना कर रहा है 2 इसकी क्षमता है और 2 दिन तक काम किया है, तो ये जो है 2 दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट काम जो है ये कर दिया होगा। ठीक है, 4 यूनिट काम कर दिया होगा, तो शेष काम कितना बच गया 12 एक टोटल काम है और इसमें 4 यूनिट कर दिया, तो शेष काम कितना बच गया 8, शेष काम कितना बच गया 8 बच गया। अब 8 को जो है क्या हो गया राकेश भी शामिल हो गया है, तो दोनों मिल के करेंगे तो 5 मिनट काम करते हैं, तो 8 को करने में कितना टाइम लगा रहे होंगे, तो ये निकाल लेते हैं। तो 5 6 5 3, तो फिर 0, तो 5 6 30, 1.6
ये क्या होगा, शेष जो काम करने में टाइम लग रहा होगा 1.6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 3006। इसमें क्या दिया हुआ है, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, जिसकी गति क्या है 36 किलोमीटर पर आवर है, के अंतिम सिरे को एक खंभे को पार करने में 53 सेकेंड लग रहे हैं। फिर हमसे कह रहा है उसके अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी क्या है वो निकालना है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। मानते हैं एक ट्रेन है ये, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेन है, ये जो है एक खंभे को पार कर रहा है, तो ये हमारा खंभा बना हुआ है, ठीक है। अब इसको पार करना है उसको, इसकी दूरी लंबाई क्या दी हुई है 110 दिया हुआ है। अब कह रहा है उसके जो अग्र सिरे से खंभे की प्रारंभिक दूरी क्या है वो हमको निकालना है, ठीक है। ये मान लेते हैं x है। चलिए अब होता है दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी क्या हो जाएगी 110, टोटल दूरी क्या हो जाएगी 110 और प्लस का x, चाल कितना दिया हुआ है 36, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना, और टाइम कितना दिया हुआ है 53 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 18 से 2 बार में कट रहा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 पंजे का 10, तो ये 530, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 110 क्या होगा माइनस चला जाएगा, 110 क्या होगा इसमें माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 0, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, तो x का वैल्यू क्या गया 420, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3007, इसमें क्या दिया हुआ है, शान की वर्तमान आयु उद्दलक की आयु की 1.6 गुना से 4 वर्ष कम है, ठीक है। अब देख लेते हैं, दिया हुआ है शान है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उद्दलक की आयु की 1.6 गुने से 4 वर्ष कम है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। फिर हमसे कह रहा है 26 वर्ष पहले, तो 26 क्या होगा सभी में माइनस हो जाएगा। फिर 26 वर्ष पहले क्या कह रहा है, उद्दलक की आयु 26 वर्ष पहले, तो 26 क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये किसकी आयु, शान की आयु, तो इसमें भी क्या होगा 26 माइनस होगा। 26 वर्ष पहले क्या होगा, दोनों का माइनस होगा 26। फिर क्या कह रहा है, शान की आयु के आधे से 1 वर्ष कम है, इसकी आयु के आधे से 1 वर्ष कम है, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो शान की आयु क्या है वो हमको निकालना है। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, एस का वैल्यू क्या करना निकालना है हमको। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ये आ जाएगा s माइनस का 26, और ये क्या होगा 2 हो जाएगा, ऊपर -2 और बटे में 2 है, तो ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो ये बना देगा 2u माइनस 26 दूना 52, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं, तो 2u माइनस का s इधर आ गया, और 26 और 2 माइनस का 28, और ये 52 क्या होगा प्लस में चला जाएगा उधर, तो प्लस का 52 बना देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28, इसमें से अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 में से 2 गया तो 2, ये क्या गया 24 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से 2u माइनस एस का वैल्यू क्या आ गया, 2u माइनस एस का वैल्यू क्या आ गया 24 आ गया। हमको s का वैल्यू निकालना है, तो u को क्या बदलना पड़ेगा, s के टर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए u का यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -4 क्या होगा इधर चला जाएगा, तो s प्लस का 4 और 1.6 क्या होगा बटे में आ जाएगा इसका, तो 1.6, ये क्या हो जाएगा u का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए u का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2, फिर है s प्लस का 4 और बटे में 1.6, फिर है माइनस s बराबर 24, ठीक है। चलिए s के टर्म में आ गया। अब इसमें s का वैल्यू निकालना है हमको, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा 0 चला जाएगा, फिर 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5s और प्लस 5 चौका 20, और ये क्या होगा एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 4s और बराबर में क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर से, तो 24 चौका 96, ठीक है। अब देखिए 5s में से 4s गया तो बच गया 1x s, तो s बराबर क्या हो जाएगा 20 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये बन जाएगा माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा
76। तो एस का वैल्यू क्या आ गया 76। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। 8 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसके बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसको हम लोग बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इसके जो है ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं, कौन है, डी और ई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि डी जो है आधार बी सी के समांतर है। डी क्या है, बी सी के पैरेलल है। फिर क्या कह रहा है, वो जो है बी और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु है। देखिए किसका है, बी और सी डी, बी ई, बी ये हो गया और सी डी ये हो गया। इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो ए डी अनुपात डी बी दिया हुआ है। ए डी ये 4 और डी बी ये क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, डी ओ अनुपात सी डी, डी ओ अनुपात सी डी ये हमसे पूछ रहा है। चलिए अब देखते हैं, डी ओ क्या है, ये वाला भुजा, सी डी कौन है, ये पूरा भुजा, इसका अनुपात पूछ रहा है हमसे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा किसके, पूरे बड़े त्रिभुज ए बी और सी के। ठीक है, क्यों समरूप होगा, क्योंकि ये भुजा क्या है, दोनों का पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर हो रहा होगा, बराबर अनुपात में बट रहा होगा। तो ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज क्या होगा, बड़े वाले पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो यानी कि ये 4 है और बड़े वाले का भुजा क्या हो जाएगा, ये 7। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 और पूरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वैसे ये भी क्या हो जाएगा, 4 और पूरा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज क्या है, सभी भुजा जो है 4-4 हैं और बड़े वाले में क्या है, 7-7 हैं। ठीक है, ये सब क्या अनुपात में बराबर होंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं, हमको निकालना है डी ओ, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज में देखिए त्रिभुज डी ओ ई, ये त्रिभुज छोटे वाला त्रिभुज, इसमें देखते हैं हम लोग। और ये बड़े वाला त्रिभुज जो है बी ओ सी, समरूप त्रिभुज बी ओ और सी। अब देखिए ये छोटा त्रिभुज ये बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे, तो ये क्या सम्मुख कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा किससे, एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, फिर देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण से। तो क्या एंगल से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये देखिए 10th में जो बेसिक है थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए बड़े त्रिभुज में ये भुजा 7 है तो ये भी क्या हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा, ये भी क्या हो रहा होगा, 7 हो रहा होगा। ठीक है, जैसे ऊपर वाले हम देखे थे कि छोटे वाले त्रिभुज क्या हुआ, 4 सभी भुजा क्या हुए थे, 4 हो गए थे। और बड़े वाले त्रिभुज में क्या हुए थे, ये भुजा 7 तो ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, तो वैसे ही इस छोटे में त्रिभुज में ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये बड़े वाले में 7 ये है तो ये भी 7, ये भी 7। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। डी ओ कितना है, तो डी ओ 4 है तो डी ओ 4। सी डी, तो सी और डी पूरा हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 7 और 4 11। ये क्या गया आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है चार्ट दिया हुआ है हमको। ठीक है, फिर कह रहा है यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए कितना है, 300 लाख करोड़ है। सभी बैंकों के अंदर कितना है, 300 लाख करोड़ है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि जो ई है उसका एनपीए निकालना है। तो ई का कितना है, 20% है। तो ई का क्या है, 20% है। तो 300 लाख का 20% हमको निकालना है तो ये निकल जाएगा। तो 20% हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 100। तो 20 बन जाएगा 100, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, 60 लाख करोड़ क्या हो गया,
ई का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, सामान्य मूल्य वाले 15 टिकटों का कुल मूल्य जो है 9 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 15 टिकटों का कुल मूल्य जो है 9 रुपये दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 30 टिकटों का मूल्य क्या होगा वो निकालना है। अब देखिए 15 का मूल्य 9 रुपये है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 30 आ रहा होगा। तो इधर भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आएगा 18। तो 30 का क्या हो जाएगा 18 रुपये हो जाएगा। 30 टिकटों का मूल्य 18 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 में क्या कह रहा है, 1125 को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 का ब्याज मिला है हमको। ठीक है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 27 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, किस पे मिल रहा है, 1125 रुपये पे मिल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 3 महीने के लिए हम लगाए हैं ब्याज पे। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और बटे 100। तो समय क्या है, 3 महीने के लिए लगाए हैं और दर क्या है निकालना है हमको, और इसमें क्या होता है बटा 100। अब देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, 3 महीने दिया हुआ है और दर क्या है वार्षिक है। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 12 से डिवाइड कर देंगे। 3 महीने को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो वो वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट रहा होगा 3 से, देखिए 9 बार में कट रहा होगा ये। अब इसको काटते हैं तो 25 से 4 बार में, और 25 से ये 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, 45 बार में कट गया। अब देखिए 3 से ये कट रहा होगा 3 से 4 बार में, और 3 से ये 15 बार में कट रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 3 से ये 3 बार में और 3 से ये 5 बार में कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 और 3 48, 48 और बटे में 5 है तो बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 पंजे का 45 और 9 पंजे का 45, 3 बच गया, पॉइंट लगा 0, 30, 5 6 का 30, 9.6 क्या आ गया रेट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, 3 फ्लड गेट हैं ABC एक जलाशय को 6 घंटे में भर रहे हैं। मैं यानी कि 3 पाइप है मान लेते हैं, क्या है ABC जो है, देखिए 3 पाइप हैं A + B + C, तीनों मिलके भरते हैं तो 6 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, अब फिर हमसे कह रहा है कि 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद C बंद कर दिया जाता है। 2 घंटे तक क्या किए होंगे, तीनों मिलकर भर रहे होंगे। ठीक है, फिर C को बंद करके शेष हिस्से को फ्लड गेट A और B जो है 7 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तीनों मिलकर 6 घंटे में पूरा भर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे, 1/6। 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे, 1/6 हिस्सा भर रहे होंगे। तो फिर अगर 2 घंटे चालू रखे हैं तो 2 घंटे में कितना भर रहे होंगे, 2 घंटे में 2/6, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो 2 घंटे में भर दिए होंगे तीनों मिलकर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब जो शेष कितना बच गया होगा, शेष जो है बच गया होगा, देखिए 1/3 भर गया है तो शेष क्या बच गया, 2/3 हिस्सा क्या हो गया शेष बच गया। अब इसी शेष को कह रहा है C को बंद कर दिया जाता है और शेष हिस्से को फ्लड गेट A और B मिलकर 7 घंटे में भर सकते हैं। तो शेष हिस्सा क्या है 2/3, इसको क्या है 7 घंटे में पूरा हिस्सा, ये 2/3 हिस्सा भर रहे हैं। ठीक है, कौन भर रहे हैं, A और B मिलकर भर रहे हैं। ठीक है, A और B मिलकर शेष हिस्से को 7 घंटे में भर रहे हैं। तो देखिए 2/3 हिस्से को 7 घंटे में भर रहे हैं, तो पूरा हिस्सा को भरने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा 7 गुना 3 और बटे में 2। अगर A और B अगर पूरा भर रहे होते हैं तो उनको जो है इतना टाइम लग रहा होता। ठीक है, अब देखिए A + B + C का दिया हुआ है, A + B अगर भर रहे होते हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा होता है, 21/2 घंटे का टाइम लग रहा होता। ठीक है, अब हमको C जो है उसका निकालना है, तो इसका देखिए एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 126। ठीक है, तो 21 से काट रहे होंगे तो 6 दूना 12 बार में कट रहा होगा, और 6 से काट रहे होंगे इसको तो 21 बार में कट रहा होगा। ठीक है, अब देखिए A + B + C का वैल्यू क्या आ गया 21,
और a प्लस बी का वैल्यू क्या है 12 है। तो यानी कि अगर यहाँ से हम इसमें से इसको घटाएंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो c क्या आ जाएगा 21 माइनस का 12, ये कितना आ रहा होगा 9 आ रहा होगा। ठीक है, c क्या आ गया, c की क्षमता 9 हो गई। अब पूरा काम को अगर अकेले c करता है, पूरा काम को अकेले अगर c करता है तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था हमको कि c का निकालना था। c द्वारा जलाशय को भरने में कितना घंटा टाइम लगेगा, ये निकालना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए 9 से एक बार में कटेगा, तो 9 एकम 9 और शेष कितना बच गया, 3 शेष बच गया, तो 3, तो ये 4 बार में कट जा रहा होगा। तो 14 घंटे में c जो है अकेले भर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ना क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक खंबे को देख रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है लड़के की आंखों से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। इसको समझते हैं हम लोग। एक लड़का है, उसका आँख यहाँ पर है। ठीक है, एक क्या कर रहा है, उसको एक खंबे को देख रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, खंबे को देख रहा है, तो उन्नयन कोण जो है इसका 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और लड़के की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.5 मीटर है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको क्या करना है, आँख से देखेगा। जब भी देखेगा तो आँख से देखेगा, पैर से देखेगा नहीं। तो आँख से देख रहा है तो क्या बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। फिर क्या कह रहा है हमको, खंबे की ओर 7.3 मीटर समीप गया है, यानी कि खंबे की ओर यहाँ से जो खंबे की ओर बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 7.3 मीटर बढ़ा है। ठीक है, तो उसका अब जो है उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का हो जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे अब जो कोण बन रहा होगा, ये कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है तो ज़मीन से, तो ज़मीन क्या है यहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या होगा, लड़का खड़ा होगा, तो ये भी क्या हो रहा है 1.5। अब ज़मीन से खंबे की जो ऊंचाई है उसको हमको निकालना है। ठीक है, बहुत ही अब आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ से मान लेते खंबे की ऊंचाई जो है h है। ठीक है, अब देखिए tan 45 लेते हैं, तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो लंब बटा आधार, तो ये भी क्या है 1:1 में कट रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी h आ जाएगा। ठीक है, 1:1 में है तो ये h है, तो क्या होगा, ये भी h हो जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, ये भी होता है, तो h और आधार क्या हो जाएगा 7.3, h बटा 7.3 और प्लस का h। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा आधार हो गया इसका। 30 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा 7.3 प्लस h। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, इसका वैल्यू क्या हो गया h बटा 7.3 प्लस का h। ठीक है, h का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। अब देखिए ये क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा, तो √3h बराबर क्या हो जाएगा 7.3 प्लस का h। अब h को एक साइड ले आते हैं और h क्या हो जाएगा √3h माइनस का h बराबर 7.3। यहाँ से h कॉमन लिए तो आ गया √3 माइनस का 1 और बराबर क्या है 7.3 है। ठीक है, अब देखिए h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 7.3 और बटे में क्या है √3 माइनस का 1। तो √3 का वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 पॉइंट क्या लेना है 73 लेना है। देखिए √3 का वैल्यू क्या लेना है 1.73 लेना है, तो 1.73 √3 के जगह पे क्या रख दिए 1.73 और माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7.3 और बटे में 0.73। ठीक है, पॉइंट हटाएं तो ऊपर में 2 जीरो लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएं तो नीचे में 1 जीरो लग जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना जाएगा 73 से 73 एक बार में कट गया, तो आगे कितना 10 जो है h का वैल्यू आ गया। h का वैल्यू क्या आ गया 10। अब खंबे की जो है ज़मीन से ऊंचाई क्या हो जाएगी h और प्लस 1.5, तो खंबा का ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 प्लस 1.5। जो लड़के की ऊंचाई है वही क्या हो जाएगी ज़मीन से यहाँ तक की ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितना हो रहा होगा 11.5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें क्या कह रहा है x प्लस वाई क्या दिया हुआ है,
x प्लस वाई और बटे में क्या है x माइनस वाई, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक्स और वाई का ऐसा हम क्या वैल्यू रखे हैं, जो प्लस करने पे क्या आ रहा होगा 5 आ रहा होगा और माइनस करने पे क्या आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। तो देखिए x के जगह पे अगर हम 3 और y के जगह पे क्या रख दें 2 रख दें, तो 3 और 2 5, 3 में से 2 क्या तो 1, यानी कि x की जगह पे 3 रख दें और y की जगह पे 2 रख दें तो क्या आ रहा होगा 5:1 आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह पे क्या रख दिए 3 रखे हैं तो 3 दिए 9 और y की जगह पे क्या रखे हैं 2 रखे हैं तो 2 दूना 4 और बटे में क्या हो जाएगा फिर 9 माइनस का 4, तो ये क्या होना जाएगा 9 और 4 13 और 9 में से 4 क्या तो 5, ये क्या आ रहा होगा इसका वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। अब देखिए क्या कह रहा है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक क्या है 13 मीटर लंबी सीढ़ी है और एक दीवार से लगी हुई है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है उससे दीवार की दूरी जो है ये क्या दिया हुआ है 6.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है हमको कि दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण क्या है, कोण हमको निकालना है। तो यानी कि इसको मान लेते हैं ये कितना है थीटा है, कोण क्या है थीटा है। अब थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो ठीक है देख लेते हैं। अब देखिए इस थीटा के लिए ये क्या होगा आधार बन रहा होगा और ये क्या हो रहा होगा कर्ण बन रहा होगा। अब देखिए किस थीटा के वैल्यू में मतलब साइन कॉस टैन किस में जो है आधार और कर्ण आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 6.5 और कर्ण क्या है 13 है, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है 1/2, तो किस कॉस में किसका वैल्यू जो है 1/2 आता है, तो यानी कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।